आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के द्वारा सुखोई 30 MKI के आर्सेनल में ऐड की गई 2 घातक मिसाइल्स के बारे में, जिनके आने के बाद जो एनिमी के अंडरग्राउंड टारगेट्स हैं या हार्डन शेल्टर्स हैं उनकी खैर नहीं, क्योंकि एक सेफ डिस्टेंस से इन मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है और इनके जो परिणाम हैं वो अत्यंत विध्वंसक हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं मिसाइल सिस्टम के बारे में हम गौर से बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या हमारे पास इन मिसाइल्स के जो इंडिजिनस सॉल्यूशंस हैं ये ऑलरेडी मौजूद हैं। शुरुआत करते हैं इस वीडियो के रैमपेज से। रैमपेज वो मिसाइल है जिसके बारे में हम सब ऑलरेडी जानते हैं कि भारतीय नौसेना के द्वारा इनको खरीदा गया था। बाद में भारतीय वायुसेना का जो इंटरेस्ट है इनको लेकर के काफी ज्यादा बढ़ा था और इंडियन एयरफोर्स की सुखोई 30 MKI फाइटर्स की फ्लीट में इनको इंटीग्रेट भी किया गया है। खैर, अगर हम बात करें मिसाइल्स की तो इन दोनों मिसाइल्स का नाम क्रमशः रैमपेज और रॉक है, जिसको हम क्रिस्टल मेज 2 के नाम से भी जानते हैं। और इन्हें भारतीय वायुसेना के द्वारा बड़ी संख्या में खरीदा जा रहा है। वो चीज जो रैमपेज को सबसे ज्यादा डेडली बना देती है वो है इसकी लॉन्ग रेंज की स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी। इसके अलावा ये एक एयर टू ग्राउंड वेपन है। ये एक सीकरलेस मिसाइल है जो कि प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी के साथ में भी आती है और इसे अलग अलग मिशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। मान लीजिए हमें एनिमी के जो हाई क्वालिटी या हाई वैल्यू टारगेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना है, या जो वेल प्रोटेक्टेड टारगेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना है, जैसे कि कम्युनिकेशन और कमांड सेंटर हो गए, एयरफोर्स बेसिस हो गए, मेंटेनेंस सेंटर हो गए, या दूसरे जो इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको डिस्ट्रॉय करना है, तो वहाँ पर रैमपेज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ये एक सिंपल फायर एंड फॉरगेट ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाने वाला वेपन सिस्टम है जो कि ऑटोनोमस मोड पे लॉन्च किया जा सकता है। ये एक स्टैंड ऑफ वेपन है जो कि हाई सर्वाइबिलिटी को ऑफर करता है सुपरसोनिक की स्पीड पे। इसका जो फोकल प्रिसीजन है ये कोलेटरल डैमेज को भी प्रिवेंट करता है। और अगर आप इसे मॉडर्न क्रूज मिसाइल से कंपेयर करते हैं या मॉडर्न आप बैलिस्टिक मिसाइल से कंपेयर करते हैं तो इसकी जो मिशन कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम है और इसीलिए ये एक आदर्श ऑप्शन बन जाता है। रैमपेज मिसाइल को या तो स्टैंड अलोन सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर एवियोनिक्स सिस्टम के साथ भी हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये RS-170 इंटरफेस पे जो वीडियो ट्रांसमिशन है उसको सपोर्ट करती है और वायरलेस कम्युनिकेशन की भी जो सुविधा है वो यहाँ पर उपलब्ध है और इसे किसी भी प्रकार के वेदर कंडीशन में, चाहे वो अच्छी हो खराब हो, दिन हो या रात हो, ये इस्तेमाल की जा सकती है। ये एक बेटर सर्वाइबिलिटी को ऑफर करती है, जैसे कि मैंने पूर्व में कहा कि ये सुपरसोनिक स्पीड पर ट्रैवल करने में सक्षम है, जिसकी वजह से एनिमी के रेडार सिस्टम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। और ये बेहतरीन ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को भी ऑफर करती है। हाई वैल्यू टारगेट में ये सर्वो स्ट्राइक को भी ऑफर करती है। इस मिसाइल की अगर हम लेंथ की बात करें तो ये मिसाइल 4.7 मीटर लंबी है। इसका डायमीटर 306 mm का है। वजन की बात की जाए तो इस मिसाइल का जो वजन है वो 580 किलोग्राम का है और इसको पावर करने के लिए सॉलिड रॉकेट बूस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। गाइडेंस की बात करें तो इसमें GPS INS हमें देखने को मिलता है और यहाँ पर एंटी जैमिंग कैपेबिलिटीज भी हमें देखने को मिल जाती हैं। इस मिसाइल की CEP जो है वो 10 मीटर्स की है और ये जनरल पर्पस के साथ साथ ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन या फिर पेनिट्रेशन वॉरहेड को कैरी करने में सक्षम है। यानी अगर हमें आउटर टारगेट्स को, जो कि मूविंग टारगेट्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय करना है तो यहाँ पर हम जनरल पर्पस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसके जो वॉरहेड्स हैं उनको स्विच किया जा सकता है। ये शुरुआती तौर पे एक सबसोनिक मिसाइल होती है जो कि मैक 0.7 से 0.95 पे ट्रैवल करती है, लेकिन जो इसकी इम्पैक्ट वेलोसिटी होती है ये मैक 1 से 1.6 के बीच में होती है। इसकी जो रेंज है ये 250 किलोमीटर के आसपास क्लेम की जाती है। इस मिसाइल के ऑपरेशनल यूज की बात करें तो इसका जो पहला ऑपरेशनल यूज क्लेम किया जाता है ये अप्रैल 2019 में होता है, जब इजरायली एयरफोर्स के द्वारा रैमपेज का इस्तेमाल पहली बार F-16 फाइटर से किया गया था, जहां पर उन्होंने सीरिया में एक रॉकेट प्रोडक्शन और स्टोरेज फैसिलिटी को टारगेट किया था और उसको सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय किया था। और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि जिस समय इस टारगेट को हिट किया गया था वो टारगेट जो था वो S-300 एयर डिफेंस सिस्टम और जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है उनसे प्रोटेक्टेड था। फिर भी इस मिसाइल को वो इंटरसेप्ट नहीं कर सके, ऐसा क्लेम किया जाता है। तो इस मिसाइल की एक्चुअल कैपेबिलिटी को अब आप आंक चुके होंगे। दूसरी जो बड़ी मिसाइल जो इस समय चर्चा का विषय है वो है रॉक मिसाइल। आइए जानते हैं रॉक्स के बारे में कि ये मिसाइल कैसी है
और रैम्पेज से ये कितनी अलग है? बेसिकली रॉक्स की बात करें तो ये भी एक प्रकार की स्टैंड ऑफ मिसाइल है, जिसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि हाई वैल्यू स्टेशनरी टारगेट जो है, जो कि ऐसे इन्वायरमेंट में रखे जाते हैं या प्लेस होते हैं जहां पर जीपीएस डिनाइड होता है, वहां पर ये हिट कर सकती है उन टारगेट्स को। इस मिसाइल में क्रमशः हमें दो प्रकार के वॉरहेड्स इस्तेमाल होते दिखाई पड़ते हैं। पहला होता है पेनिट्रेशन वॉरहेड, दूसरा होता है ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन। और इसके पास जो कैपेबिलिटी है वो काफ़ी बेहतरीन है। ये मिसाइल ग्राउंड टारगेट्स को तो हिट कर ही सकती है, यानी जो जमीन से ऊपर के टारगेट हैं उनको तो ये तबाह कर ही सकती है। इसके अलावा जो अंडरग्राउंड टारगेट्स हैं उनको भी न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी इनमें उपस्थित है। इसके अलावा ये सरफेस टू एयर मिसाइल जो डिफेंस सिस्टम है इनको भी अपना टारगेट बना सकती है। ये जो मिसाइल है, ये सबसे खास बात ये है कि इसको सैम के द्वारा इंटरसेप्ट किया जाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि ये उनके रेंज के बाहर ही लॉन्च कर दी जाती है। उसके बाद ये एक हाई वेलोसिटी ट्रैजेक्टरी को फॉलो करती है और अपने टारगेट तक पहुंचती है। इस मिसाइल को लॉन्च करने से पहले जो इसका पायलट होता है, मिसाइल में मिशन को एलोकेट करता है, जिसमें टारगेट कोऑर्डिनेट्स, इम्पैक्ट एंगल, एजिमुथ, टोपोग्राफिक इमेज डेटा और फ्यूज डिलेज शामिल होते हैं। और ये मिसाइल अपनी गाइडेंस सिस्टम में आईएनएस और जीपीएस को इस्तेमाल करती है मिड कोर्स ट्रेजेक्टरी के लिए, और अपने टर्मिनल स्टेज में ये सीन मैचिंग और एंटी रेडिएशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, जो कि जीपीएस जैमिंग से ओवरकम करने में इसकी सहायता करते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी है ये स्पाइस और पोपी बीम से मिसाइल से इसमें कॉपी की गई हैं, यूँ कह लें, या ली गई हैं, जिनका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना ने ऑलरेडी बालाकोट स्ट्राइक्स में किया था। इस मिसाइल को हम क्रिस्टल मेज 2 के नाम से भी जानते हैं, जिसका सीईपी 3 मीटर का है और इसकी जो रेंज है ये 250 किलोमीटर की है। और इस मिसाइल को सुखोई 30 MKI से टेस्ट फायर भी किया जा चुका है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, जहां पर भारतीय वायुसेना ने इनको एक कंट्रोल एनवायरनमेंट पे टेस्ट किया है। और अब इनका फोकस है कि इन मिसाइल को मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत इनका मास प्रोडक्शन शुरू किया जाए, ताकि भारतीय वायुसेना अपने जो फ्रंट लाइन फाइटर्स की फ्लीट है उनमें इन मिसाइल्स को इंटीग्रेट कर सके, जिससे कि उनकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सके। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि वो दो मिसाइल कौन कौन सी हैं जिन्हें भारतीय वायुसेना के द्वारा सेलेक्ट किया गया है और क्यों किया गया है, इसके बारे में भी हमने बात करी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अब बहुत सारे लोग ये प्रश्न करेंगे कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में हम लोग इजरायली वेपन्स को क्यों प्रमोट कर रहे हैं? क्या भारत के पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो कि इस कार्य को सुगमता के साथ पूरा कर सके? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बताते चलें कि जो मिसाइल, यानी ये मिसाइल जो काम कर सकती है, उसका ऑलरेडी भारत में भी डेवलपमेंट चल रहा है, जिसको हम डीआरडीओ के रुद्रम 2 के नाम से जानेंगे। रुद्रम सीरीज की तो दूसरी मिसाइल है जिसको हम रुद्रम 2 के नाम से जानते हैं। ये एक बेटर कैपेबिलिटी ऑफर करती है रैम्पेज और रॉक्स की तुलना में, क्योंकि रुद्रम 2 में हमें सॉलिड रॉकेट मोटर देखने को मिलेगी प्रोपल्शन के लिए, जिसकी रेंज 50 से लेकर के 300 किलोमीटर के बीच में होगी। और इस मिसाइल की जो पीक स्पीड है ये मैक 5.5 की है, यानी ये एक हाइपरसोनिक स्पीड में ट्रैवल करने वाली मिसाइल होगी। इस मिसाइल के दो वेरिएंट हमें देखने को क्रमशः मिलने वाले हैं। पहला जो वेरिएंट होगा वो एक एंटी रेडिएशन मिसाइल होगी, और जो दूसरा वेरिएंट होने वाला है वो एक ग्राउंड अटैक मिसाइल के तौर पर किया जाएगा। यानी कि ये जो मिसाइल है एनिमी के रेडार पोजीशन को डिस्ट्रॉय कर सकती है एंटी रेडिएशन रोल में, वहीं जो उनके हाई वैल्यू ग्राउंड टारगेट्स हैं उनको हाइपरसोनिक स्पीड पे भी हिट करने की क्षमता के साथ ये मिसाइल हमें देखने को मिलने वाली है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।